जब एक इंसान सब कुछ हार चुका होता है, तब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। फरगाना से निकला एक टूटा हुआ राजकुमार पानीपत में इतिहास बना गया। खानवा में उसने डर को हराया और हिंदुस्तान को एक नया साम्राज्य दिया। यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह इतिहास का वो सच है जिसे जानने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, इतिहास कभी नहीं मरता। अब आइए जानते हैं बाबर की असली कहानी। 1483 ईस्वी की वह सुबह साधारण नहीं थी। फरगाना की घाटियों में फैली ठंडक के बीच पहाड़ों से उतरती बर्फीली हवाएं जैसे किसी अनजानी कहानी का संकेत दे रही थीं। उसी सुबह उमर शेख मिर्जा के महल में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। किसी ने नहीं सोचा था कि यह शिशु आगे चलकर इतिहास की धारा मोड़ देगा। उस समय वह केवल एक राजकुमार था, लेकिन उसके रक्त में दो महान वंशों की विरासत बह रही थी। पिता की ओर से वह तैमूर का वंशज था और माता की ओर से चंगेज खान की परंपरा से जुड़ा हुआ था। बाबर का बचपन राजमहल की दीवारों में बीता, लेकिन वहां सुख कम और सतर्कता अधिक थी। फरगाना का दरबार भीतर से शांत नहीं था। सत्ता के आसपास हमेशा साजिशें जन्म लेती हैं और एक छोटे से राज्य में तो यह और भी तीव्र होती हैं। बाबर ने बहुत कम उम्र में यह समझ लिया था कि मुस्कुराते चेहरे हमेशा मित्र नहीं होते और रक्त संबंध भी अवसर मिलने पर शत्रु बन सकते हैं। जब बाबर केवल 12 वर्ष का था, तभी उसके जीवन की दिशा अचानक बदल गई। एक दिन उसके पिता की मृत्यु की खबर महल में गूंज उठी। उमर शेख मिर्जा अब नहीं रहे थे। उस एक क्षण में बाबर का बचपन समाप्त हो गया। राजमहल की दीवारें उसे सहारा देने के बजाय बोझ डालने लगी। 12 वर्ष की उम्र में फरगाना का सिंहासन उसके कंधों पर आ टिका, ऐसा सिंहासन जो सोने का कम और कांटों का अधिक था। चारों ओर से खतरे सिर उठाने लगे। चाचा, रिश्तेदार, शक्तिशाली सरदार सभी उस बालक शासक को कमजोर मानने लगे। उन्हें लगता था कि यह सही समय है सत्ता हथियाने का। फरगाना का वातावरण अविश्वास से भर गया। बाबर ने पहली बार महसूस किया कि राजा होना केवल ताज पहनने का नाम नहीं, बल्कि हर पल सतर्क रहने की मजबूरी है। इन्हीं दिनों बाबर के मन में एक सपना गहराने लगा, समरकंद। यह केवल एक नगर नहीं था, यह तैमूरी गौरव का केंद्र था, उसकी पहचान का प्रतीक था। बाबर को लगता था कि जब तक वह समरकंद नहीं जीतेगा, तब तक उसका अस्तित्व अधूरा रहेगा। उस सपने ने उसके भीतर एक आग जला दी, ऐसी आग जो उसे आराम से जीने नहीं दे सकती थी। समरकंद का नाम लेते ही बाबर की आंखों में चमक आ जाती थी। वह शहर उसके लिए केवल पत्थरों और दीवारों का समूह नहीं था, बल्कि इतिहास की धड़कन था। वहीं उसके पूर्वजों ने शासन किया था, वहीं से तैमूरी सत्ता की पहचान बनी थी। बाबर जानता था कि अगर उसे खुद को सच्चा उत्तराधिकारी साबित करना है, तो समरकंद पर अधिकार करना ही होगा। 14 वर्ष की आयु में जब अधिकतर बालक जीवन को समझना शुरू ही करते हैं, बाबर ने इतिहास से टकराने का निर्णय लिया। उसने साहस जुटाया, सेना एकत्र की और समरकंद पर चढ़ाई कर दी। आश्चर्यजनक रूप से वह सफल रहा। समरकंद उसके हाथ में आ गया। उस क्षण उसे लगा जैसे उसका सपना पूरा हो गया हो। लेकिन यह सपना बहुत नाजुक था। समरकंद में उसकी स्थिति अभी मजबूत नहीं हुई थी कि फरगाना में विद्रोह भड़क उठा। उधर समरकंद में भी उसके विरोधी सक्रिय होने लगे। बाबर 2 दिशाओं में खिंच गया। वह न पूरी तरह समरकंद संभाल सका और न ही फरगाना बचा सका। कुछ ही समय में वह दोनों स्थानों से वंचित हो गया। यह बाबर के जीवन की पहली बड़ी पराजय थी और शायद सबसे महत्वपूर्ण भी। उस दिन उसने जाना कि युद्ध केवल जीतने का नाम नहीं, बल्कि जीत को बनाए रखने की कला भी है। सिंहासन जितना कठिनाई से मिलता है, उससे कहीं अधिक कठिन होता है उसे संभालना। इसके बाद बाबर का जीवन निरंतर संघर्ष बन गया। वह कभी समरकंद को वापस पाने की कोशिश करता, कभी किसी पहाड़ी किले में शरण लेता। कई रातें उसने बिना निश्चित भविष्य के बिताई। कभी भोजन की कमी, कभी सैनिकों की कमी, कभी विश्वासघात, सब कुछ उसने देखा। लेकिन इन पराजयों ने बाबर को तोड़ा नहीं, वे उसे गढ़ रही थीं। हर हार के साथ वह अधिक गंभीर, अधिक धैर्यवान और अधिक रणनीतिक होता गया। उसने समझ लिया कि केवल वीरता से साम्राज्य नहीं बनते। समय, परिस्थिति और सोच, ये तीनों तलवार से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं।
लगातार असफलताओं के बाद बाबर ने एक कठिन निर्णय लिया। मध्य एशिया की राजनीति अब उसके लिए दलदल बन चुकी थी। हर दिशा में शक्तिशाली शत्रु थे और संसाधन सीमित। उसने अपनी दृष्टि बदली और दक्षिण की ओर बढ़ा। उसका लक्ष्य था काबुल। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर आक्रमण किया। इस बार परिस्थितियां उसके पक्ष में थीं। उसने विजय प्राप्त की और काबुल को अपनी राजधानी बनाया। यह केवल एक भूभाग की जीत नहीं थी, यह उसके जीवन की पहली स्थिर नींव थी। काबुल में उसे वह मिला जो उसे वर्षों से नहीं मिला था, ठहराव। काबुल में रहते हुए बाबर ने स्वयं को फिर से गढ़ा। उसने शासन की बारीकियां सीखीं। उसने अपनी सेना को संगठित किया, अनुशासन सिखाया और नई युद्ध तकनीकों पर ध्यान दिया। यहीं उसने पहली बार तोपों की वास्तविक शक्ति को समझा। उसने देखा कि भविष्य तलवारों से नहीं, बारूद की गर्जना से तय होगा। काबुल में बाबर केवल एक योद्धा नहीं रहा, वह एक रणनीतिकार बन गया। वह हर कदम सोच समझकर रखने लगा। अतीत की गलतियों से उसने सीख ली थी। अब वह जल्दबाजी नहीं करता था। इसी समय उसकी निगाहें एक बार फिर नए क्षितिज की ओर उठीं। हिंदुस्तान। उसे भारत एक समृद्ध लेकिन भीतर से कमजोर भूमि दिखाई दी। वहां धन था, संसाधन थे, लेकिन राजनीतिक एकता नहीं थी। बाबर को लगा कि शायद उसकी नियति उसे यहीं तक ले आई है। काबुल की ठंडी हवाओं में खड़ा बाबर अब केवल भटका हुआ राजकुमार नहीं था। वह आने वाले तूफान की तैयारी कर रहा था और यह तूफान इतिहास को बदलने वाला था। काबुल की गद्दी पर बैठते ही बाबर के जीवन में स्थिरता आई, लेकिन उसका मन स्थिर नहीं था। पहाड़ों से घिरा काबुल उसे सुरक्षा तो देता था, पर उसका स्वप्न इससे कहीं आगे था। वह जानता था कि तैमूरी वंश की महत्वाकांक्षा किसी सीमित राज्य में सिमटने के लिए नहीं बनी। उसकी निगाहें अब दक्षिण की ओर थीं, उस विशाल और समृद्ध भूमि की ओर जिसे हिंदुस्तान कहा जाता था। उस समय हिंदुस्तान बाहर से भले ही शक्तिशाली दिखता हो, लेकिन भीतर से वह कमजोर हो चुका था। दिल्ली सल्तनत अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। सुल्तान इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा था, पर उसका शासन भय पर टिका हुआ था। वह अपने ही सरदारों पर भरोसा नहीं करता था। पुराने अफगान अमीर जिन्होंने लोदी वंश को खड़ा किया था, अब अपमानित और उपेक्षित महसूस कर रहे थे। इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी कमजोरी उसका स्वभाव था। वह कठोर था, संदेहशील था और सलाह सुनने के बजाय आदेश देना पसंद करता था। उसने अनुभवी सरदारों को हटाकर अपने विश्वास पात्रों को आगे बढ़ाया, लेकिन इससे शासन मजबूत होने के बजाय और कमजोर हो गया। दरबार में डर था, निष्ठा नहीं। सैनिक लड़ने को मजबूर थे, प्रेरित नहीं। इसी असंतोष के बीच पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने समझ लिया था कि इब्राहिम लोदी के रहते उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। उन्होंने बाबर को भारत आने का निमंत्रण भेजा। यह कोई साधारण संदेश नहीं था, बल्कि दिल्ली सल्तनत की आंतरिक कमजोरी की स्वीकारोक्ति थी। बाबर ने इस निमंत्रण को हल्के में नहीं लिया। उसने जल्दबाजी की नहीं की। उसने पहले भी भारत की ओर कुछ छोटे अभियान किए थे, रास्तों को परखा था और भारतीय परिस्थितियों को समझा था। उसे मालूम था कि यह केवल लूट का अभियान नहीं हो सकता। अगर वह आया तो पूरी तैयारी के साथ आएगा। हिंदुस्तान अब उसके लिए अवसर बन चुका था, एक ऐसा अवसर जो शायद जीवन में फिर न मिले। 1526 की शुरुआत होते होते बाबर का निर्णय पक्का हो चुका था। उसने काबुल से प्रस्थान किया और अपनी सेना के साथ हिंदुस्तान की ओर बढ़ चला। उसके पास सैनिक कम थे, लगभग 12,000, लेकिन यह सेना अनुशासित थी, प्रशिक्षित थी और अपने नेता पर विश्वास करती थी। जब बाबर पानीपत के मैदान पर पहुंचा तो उसने तुरंत समझ लिया कि यह स्थान युद्ध के लिए निर्णायक होगा। उसने मैदान को केवल देखा नहीं, बल्कि पढ़ा। मिट्टी की बनावट, हवा की दिशा, दुश्मन की संभावित चालें, सब कुछ उसके दिमाग में साफ था। उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत को सामने रखा, रणनीति। उसने बैलगाड़ियों को एक लंबी पंक्ति में बांध दिया और उन्हें मजबूत रस्सियों से जोड़ दिया। इन गाड़ियों के बीच बीच में तोपें छिपाई गईं। यह अरबा पद्धति थी, एक चलता फिरता कैला जिसके पीछे सैनिक सुरक्षित रह सकते थे। इसके साथ ही उसने तुल्लुगमा पद्धति की योजना बनाई। इसमें सेना को दाएं और बाएं हिस्सों में बांटकर
दुश्मन को चारों ओर से घेर लिया जाता था। बाबर जानता था कि इब्राहिम लोदी सीधा आक्रमण करेगा, वही उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। इधर इब्राहिम लोदी का शिविर अलग ही संसार में जी रहा था। उसकी सेना विशाल थी, लगभग 1 लाख सैनिक और सैकड़ों युद्ध हाथी। उसे अपनी संख्या पर घमंड था। उसे लगता था कि बाबर जैसे कुछ हजार विदेशी सैनिक उसके सामने टिक ही नहीं सकते। दोनों सेनाओं के बीच की रात असाधारण रूप से शांत थी। आग जली हुई थी, लेकिन मन में बेचैनी थी। बाबर उस रात जागता रहा। उसने अपनी सेना से बात की, उन्हें विश्वास दिलाया। वह जानता था कि सुबह केवल तलवारें नमरी नहीं टकराएंगी, बल्कि युग टकराएंगे। 21 अप्रैल 1526 की सुबह पानीपत का मैदान धूल और सन्नाटे से भरा हुआ था। जैसे ही सूरज ऊपर उठा, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। इब्राहिम लोदी ने बिना किसी जटिल रणनीति के सीधे आक्रमण का आदेश दिया। उसकी विशाल सेना आगे बढ़ी। हाथियों के पैरों से धरती कांपने लगी। धूल का गुब्बार उठ खड़ा हुआ। यह दृश्य भयानक था, लेकिन बाबर शांत था। यही वह क्षण था जिसका वह इंतजार कर रहा था। जैसे ही लोदी की सेना पास आई, बाबर ने संकेत दिया। अगले ही पल तोपें गरज उठी। यह आवाज हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं सुनी थी। धमाकों से हाथी घबरा गए। वे बेकाबू होकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। सैनिकों की पंक्तियां टूटने लगीं। अफरा तफरी मच गई। इसी क्षण तुल्लुगमा पद्धति सक्रिय हुई। बाबर की घुड़सवार टुकड़ियां दाएं और बाएं से टूट पड़ीं। लोदी की सेना चारों ओर से घिर चुकी थी। आदेश गुम हो गए। नेतृत्व बिखर गया। इब्राहिम लोदी स्वयं युद्ध भूमि में डटा रहा। उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वह आखिरी दम तक लड़ा, लेकिन युद्ध की दिशा बदल चुकी थी। कुछ ही घंटों में युद्ध समाप्त हो गया। इब्राहिम लोदी मारा गया। दिल्ली सल्तनत वहीं समाप्त हो गई। पानीपत का मैदान लाशों से भर चुका था और इतिहास ने करवट ले ली थी। पानीपत की विजय के बाद बाबर दिल्ली और आगरा पहुंचा। उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। बाहर से सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन बाबर जानता था कि यह शांति अस्थायी है। हिंदुस्तान को जीतना आसान था, लेकिन उसे बनाए रखना कठिन। सबसे बड़ी चुनौती अब सामने आ रही थी, राजपूत शक्ति। राजपूत केवल योद्धा नहीं थे, वे स्वाभिमान थे। और उस स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक था मेवाड़ का शासक महाराणा सांगा। पानीपत की खबर सुनते ही सांगा समझ गया था कि यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि विदेशी शासन की शुरुआत है। राजपूत राजा आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होने लगे। अफगान सरदार भी इस गठबंधन में शामिल होने लगे। यह एक ऐसा संघ था जो बाबर को भारत से बाहर निकालना चाहता था। बाबर ने पहली बार महसूस किया कि पानीपत की जीत उसकी सबसे आसान लड़ाई थी। असली परीक्षा अभी बाकी थी। यह संघर्ष सत्ता का नहीं, अस्तित्व का होने वाला था। पानीपत की विजय के बाद बाबर को कुछ समय के लिए लगा कि हिंदुस्तान उसके सामने झुक चुका है। दिल्ली और आगरा उसके नियंत्रण में थे, खजाने हाथ में थे, सत्ता स्थापित हो चुकी थी। लेकिन यह भ्रम अधिक समय तक नहीं टिक सका। बहुत जल्द उसे यह एहसास हो गया कि भारत की असली शक्ति अभी शेष है। यह शक्ति किसी एक शहर या सिंहासन में नहीं, बल्कि राजपूत स्वाभिमान में बसती थी। इस स्वाभिमान का सबसे तेज और प्रखर स्वर था मेवाड़ का शासक महाराणा सांगा। महाराणा सांगा केवल एक राजा नहीं था, वह युद्ध भूमि में तपकर बना हुआ योद्धा था। उसके शरीर पर अनगिनत घाव थे जो उसके साहस की कहानी कहते थे। एक आंख वह युद्ध में खो चुका था। एक हाथ और एक पैर भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं थे। फिर भी उसका आत्मबल अडिग था। उसके भीतर हार शब्द का कोई स्थान नहीं था। सांगा का व्यक्तित्व ऐसा था कि राजपूत राजा जो वर्षों से आपस में लड़ते आए थे, उसके नेतृत्व में एकजुट हो गए। आमेर, मारवाड़, ग्वालियर, चंदेरी, सबने उसे अपना सेनानायक स्वीकार किया। केवल राजपूत ही नहीं, बल्कि कई अफगान सरदार भी बाबर के विरुद्ध उसके साथ आ खड़े हुए। महाराणा सांगा बाबर को केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक विदेशी आक्रांता मानता था। उसके लिए यह संघर्ष सत्ता का नहीं, बल्कि संस्कृति और आत्मसम्मान का था। वह मानता था कि यदि बाबर को अभी नहीं रोका गया, तो भारत की आत्मा पर पराधीनता की छाया पड़ जाएगी। इधर बाबर भी स्थिति की गंभीरता को समझ चुका था।
उसे यह साफ दिख रहा था कि यह युद्ध पानीपत जैसा नहीं होगा। राजपूत सेना संख्या में भी मजबूत थी और मनोबल में भी। यह पहली बार था जब बाबर के मन में वास्तविक भय ने जन्म लिया। खानवा का युद्ध बाबर के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया। उसकी सेना के भीतर भय व्याप्त था। राजपूतों की वीरता की कहानियां हर शिविर में गूंज रही थीं। कई सैनिकों को लगने लगा था कि यह युद्ध जीता नहीं जा सकता। कुछ अफगान सैनिकों ने तो मन ही मन बाबर का साथ छोड़ दिया था। स्वयं बाबर भी भीतर से विचलित था। उसने अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया है कि यह युद्ध उसे पानीपत से कहीं अधिक भयानक प्रतीत हो रहा था। उसे पहली बार लगा कि शायद किस्मत यहां उसका साथ ना दे। ऐसे समय में बाबर ने एक असाधारण निर्णय लिया। उसने सार्वजनिक रूप से शराब छोड़ने की घोषणा की। शराब के सभी पात्र तोड़वा दिए गए। उसने इस युद्ध को केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई घोषित किया। यह निर्णय धार्मिक से अधिक मनोवैज्ञानिक था। इससे उसकी सेना में एक नई चेतना जाग उठी। सैनिकों को लगा कि वे केवल राजा के लिए नहीं बल्कि अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। 17 मार्च 1527 की सुबह खानवा का मैदान युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। एक और राजपूत सेना विशाल, संगठित और आत्मविश्वास से भरी। दूसरी ओर बाबर की सेना संख्या में कम लेकिन रणनीति और तोपों से सुसज्जित। युद्ध आरंभ होते ही राजपूतों ने भीषण आक्रमण किया। उनके घुड़सवार तूफान की तरह टूट पड़े। मुगल सेना की अग्रिम पंक्तियां हिल गईं। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा कि बाबर की पराजय निश्चित है। बाबर स्वयं युद्ध भूमि में डटा रहा। वह सैनिकों के बीच घूमता रहा, उन्हें पीछे हटने से रोकता रहा। तभी उसने अपनी तोपों को पूरी शक्ति से चलाने का आदेश दिया। बारूद की गर्जना से युद्ध भूमि गूंज उठी। घोड़े और हाथी बेकाबू हो गए। महाराणा सांगा अद्भुत वीरता से युद्ध कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके घायल होते ही राजपूत सेना का नेतृत्व कमजोर पड़ गया। धीरे धीरे युद्ध का पलड़ा बाबर की ओर झुकने लगा। अंततः एक अत्यंत भीषण संघर्ष के बाद बाबर ने खानवा का युद्ध जीत लिया। खानवा की विजय बाबर की सबसे कठिन जीत थी। यह विजय उसे आसानी से नहीं मिली थी। इसमें भय था, संघर्ष था और आत्मसंघर्ष भी। लेकिन इसी युद्ध ने यह तय कर दिया कि अब हिंदुस्तान में मुगल शासन को चुनौती देना आसान नहीं होगा। राजपूतों की संयुक्त शक्ति टूट चुकी थी। बाबर का शासन अब केवल दिल्ली और आगरा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे उत्तर भारत में उसकी नींव मजबूत हो गई। इसके बाद बाबर ने युद्ध के बजाय प्रशासन पर ध्यान देना शुरू किया। उसने व्यवस्था को सुदृढ़ किया और शासन को स्थायित्व दिया। 1530 ईस्वी में बाबर का देहांत हुआ। उसका जीवन संघर्षों से भरा रहा। उसने बहुत कम समय तक शासन किया, लेकिन उसका प्रभाव सदियों तक बना रहा। उसके बाद उसके वंशजों ने उसी नींव पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। बाबर की कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास केवल विजेताओं का लेखा जोखा नहीं है। यह उन लोगों की कहानी है जो बार बार गिरकर भी उठते हैं, जो हार से सीखते हैं, जो परिस्थितियों के सामने झुकते नहीं बल्कि उन्हें मोड़ देते हैं। फरगाना का वह बालक जो कभी राज्य खो बैठा था, अंततः इतिहास में एक साम्राज्य बनकर अमर हो गया।